हर हुकूमत हम आ जाती है इस चीज पे कि जी प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है। प्राइम मिनिस्टर का काम है जब बाहर जाके भीख मांग। देखिए जी, मंशूर वो होता है जो फीजिबल हो, जो समझ आए कि क्या हो रहा है। अगर आपने कोई मुझे कहना कि मैंने गाड़ी बना के देनी, तो मुझे प्लान दिखाएं जो नजर आता हो। अगर आपका मैं फरारी बना दूंगा, मुझे आती नहीं गाड़ी बनानी, कुछ भी नहीं, तो फिर क्या फरारी। तो हम इधर ही फंस रहेंगे। ये आएंगे, ये माशाल्लाह जो भी आएगा वो सरकारी महलों पे काबू करेगा, सरकारी गाड़ियों पे काबू करेगा, उसके चमचे गाड़ियों पे काबू करेंगे, अय्याशी करेंगे। ये हमारी सियासत है, और तो कुछ नहीं हमारा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफ़र और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के वाइस चांसलर जनाब नदीम उल हक साहब और चाइना से डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। तो आज की प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे जो तीन मेजर सियासी पार्टियां हैं, पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनके मंशूर पे। इस सब्जेक्ट पे काम किया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने और उनका एक पेपर हमारे सामने है। तो मैं ये बैटन पास कर दूंगा डॉक्टर हसनैन की तरफ, बिकॉज ही इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टेक अप दिस डिस्कशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। तो डॉक्टर साहब प्लीज आप टेक अप कीजिए अपने क्वेश्चंस को नदीम उल हक साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जिस तरीके से 18 पॉइंट्स आपने मेनली इसको पिकअप किए, ताकि मैं उस स्टडी से स्टार्ट करें और फिर हम मेनली उसमें जाएंगे। जब ये स्टडी हो ठीक है। रही थी तो उस वक्त तीन मेजर पार्टीज नहीं थी, जिसमें पीपल्स पार्टी थी, पीएमएलएन थी और उसके बाद पीटीआई थी। इन्होंने इंतखाबी मंशूर क्या दिया और उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक रिजल्ट्स क्या आए, क्या अवामी फलाह के लिए इसके अंदर कोई सब्जेक्ट हमें नजर आया, या इनके मंशूर में कोई सब्सटेंस था या नहीं था। लेकिन मैं सारी आवाम को ये बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी जुर्रत के मुजाहरे के साथ आपने ये काम जरूर किया और 18 पॉइंट्स दिए और इसके अंदर हर पॉइंट्स के आपने 100 स्कोर्स बनाए। और उन स्कोर्स के अंदर ये साबित किया गया कि इनमें से अगर फॉर एग्जांपल 18 पॉइंट्स हैं तो उनके अंदर से किसी ने 17 पॉइंट्स पे काम ही नहीं किया, मुमकिन है एक पे किया हो। इसी तरीके से पीएमएलएन ने कुल मिलाकर 12 सेक्टर्स को शायद टच किया हो, और पीटीआई ने कितनों को टच किया वो ज्यादा आप बता सकते हैं। इसमें जो आपने मेजर पॉइंट्स बताए सर कि जो मैनिफेस्टो में होने चाहिए, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल बनता कि कोई चीज आपने छोड़ी थी। यानी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बात की, पार्लियामेंट पे बात की, इलेक्शंस पे बात की, कैबिनेट पॉलिसीज पे बात की, ब्यूरोक्रेसी जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर आपने जो है वो बड़ी डिटेल में बात की। और उसमें ये कहा कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जब तक कम नहीं होगा, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का बोझ जब तक मुल्क में कम नहीं होगा, मामला आगे नहीं चल सकते। तो मैं डिटेल में बात नहीं करता, वो आप ही फरमाएंगे। उसके बाद बजट मेकिंग के ऊपर बात की, डेट मैनेजमेंट पे बात की, पीएसडीपी पे बात की, रियल एस्टेट पर बात की कि टैक्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, एग्रीकल्चर, ये अभी तक किसी ने ये मंशूर पर बात ये नहीं की कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फिर एग्रीकल्चर पे बात की, एनर्जी का आपके सामने है। आईपीपीस का मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2.6 ट्रिलियन का जो है वो हमारे पास आईपीपीस को हमने देना है, और अभी तक हम उसको जो है वो सोल्यूशन में नहीं ला सके। और आई डोंट नो अगले 5 साल या 10 साल में भी आईपीपी का कोई सोल्यूशन है या नहीं है। इसके बाद आपने टच किया जी टैक्सेशन के ऊपर। तो टैक्सेशन के ऊपर तो मुमकिन तौर पे जाहिर सी बात है कि हमें सैलरीड क्लास और आम आवाम टैक्स पे करती है, अशराफिया टैक्स पे नहीं करती, बिजली का बिल आधा पे करती है, और इसके अलावा जो है वो टैक्स नेट के अंदर कई अशराफिया में से कई लोग तो हैं ही नहीं। इसके बाद आपने टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर बात की। स्टेट ओन इंटरप्राइजेस 202 हैं, 2.6 ट्रिलियन के साथ हुकूमती बोझ है। पीआईए का करंट सिनेरियो ये है कि सिर्फ 15 जहाज रह गए हैं। 270 अरब रुपया आपने कमर्शियल बैंक से जो है वो गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर ले रखा है, और इसको आपने वापस नहीं किया, और 8 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ आपने बैंक का कर्जा देना है। उसके बाद पीआईए का क्या बनेगा, स्टील मिल का कोई पता नहीं है क्या बनेगा। फिर आपने बात की स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की, जिसे एसओई कहते हैं। और फिर आपने इंटरनेट के ऊपर बात की, जिसके ऊपर अब रिसेंट टाइम के अंदर यह है कि हमारे कहा जाता है कि रूरल एरियाज में देहातियों को कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको सब कुछ पता है, और टिकटॉक के ऊपर सबसे ज्यादा डॉलर बन रहे हैं, और आईटी सेक्टर का कोई स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, और पेपैल नामी चीज आ रही है, और हाई इंटरेस्ट रेट इस तरह बन रहा है कि 420 के ऊपर से $12 जो है वो काट दिए जाएंगे।
और इसी तरीके से जो भी बैंक यहाँ पर काम करेगा, हाई इंटरेस्ट रेट भी होंगे, बैंक चार्जेस भी होंगे, और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट उस पर कितना टैक्स लगाती है, ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। तो ये टोटल सर आपने जो है वो 18 पॉइंट्स दिए, और इसके ऊपर आपने सबको मिनिमम 100 पॉइंट्स आपने स्कोर करके टोटल ये बताया कि कुल मिलाकर अभी तक तमाम सियासी जमातों ने जो सब्सटेंस होना चाहिए उसका 20% भी आवाम को नहीं दिया, और अब तक भी डिस्कस नहीं हुआ। अगला मंशूर मैं वन बाय वन आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन 18 पॉइंट के ऊपर आपका जो है वो शेर हासिल गुफ्तगू का एक स्केच आ जाए। ओवर टू यू सर। देखिए जी, इसके बाद हम एक और पेपर किया था। हमने पेपर किया था जो इनकी ट्वीट्स, इनकी फेसबुक, इनकी तकरीरों का एनालिसिस, जो हमने उस पर एनालाइज किया कि 2-3 लफ्ज ये इस्तेमाल ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, रिफॉर्म का लफ्ज इनके पास है ही नहीं, बात ही नहीं करते रिफॉर्म का लफ्ज, पॉलिसी की बात ही नहीं करते, ये मार्केट्स की बात ही नहीं करते। इनका सारा फोकस जो होता है पॉलिटिशियंस का, एक ही चीज होता है कि हम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तरक्याती मंसूबे जिसे कहते हैं, और वो आपको बना के देंगे। और अगर आप देखिए अभी भी जो निगरान हुकूमत है, उसमें जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, वो बार बार लोगों को बता रहा है मैंने 10 तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए। वो क्या खत्म कर दिए? मैंने सड़कें बनाई हैं, मैंने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, मैंने अंडरपासेस बनाई हैं। जो हमें समझ नहीं आती कि फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस और सड़कें अब हमारे इतनी बन गई हैं कि उनका रिटर्न आगे को बहुत कम है। बल्कि क्वाइट फ्रैंकली फ्लाईओवर्स और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाना अब हमारी सेहत के लिए मुज़र है। लाहौर में लोग इस वक्त ब्रीथ भी नहीं कर सकते, बेड़ा गर्क हो गया उनका। तो ये जो तरक्याती मंसूबे पे हम चल रहे हैं, ये तरक्याती मंसूबे, पॉलिटिशियन सोचते हैं उनका काम सिर्फ एक ही है, तरक्याती मंसूबे। और तरक्याती मंसूबों में वो ठेकेदारी का निज़ाम है, बस उसमें पढ़ाई लिखाई का काम नहीं, सिर्फ ठेकेदारी का निज़ाम है। दूसरा जो इनका बड़ा मसला है, ये सोचते हैं कि ये अभी तक वो पुराने कदीम जमाने में बैठे हुए हैं, जो अर्ली 50s का जमाना था, जहां ये सोचते थे सेंट्रल प्लानिंग होगी और सारी प्राइसेस ये कंट्रोल करेंगे और सब कुछ। जैसे कि अभी तक इनका ख्याल है कि तेल की कीमत ये मुकर्रर करेंगे, एक्सचेंज रेट ये मुकर्रर करेंगे, फ्लाइन चीजें मुकर्रर करेंगे, शुगर की कीमत मुकर्रर करेंगे। उससे जो कौम का नुकसान होता है, फर्टिलाइजर की कीमत, बिजली की कीमत, उससे जो कौम का नुकसान होता है उसकी कोई बात नहीं करता। ना मीडिया को समझ आती है, ना कोई समझ आती है। हर 2 महीने के बाद हम सुनते हैं बिजली की कीमत बढ़ गई, फिर हम रोते हैं क्यों बढ़ गई, क्यों बढ़ गई। और भाई खुदा के वास्ते अगर बेवकूफी करोगे तो बढ़नी है। डीसी रेट्स लगाए हुए हैं, डीसी रेट क्या चीज होती है मुझे समझ नहीं आती। तो ये तो फंडामेंटल रिफॉर्म है, जहां जो कि वॉशिंगटन कंसेंसस कहा जाता था 1990s में, जहां के सिंपल बात है कि हुकूमत प्राइसेस से निकल जाए, हुकूमत मार्केट से निकल जाए, वो आज तक पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं हुआ। और इनको ये सेंस भी नहीं कि वो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था, इनको पता भी नहीं क्या है। अच्छा सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था जो कि मीडिया भी समझने से कासिर है, और सारे लोग इस वक्त ग्रेट डिबेट के नाम से जो है वो उतार दिए जाते हैं, और वो हल्के दर्जे के इकोनॉमिस्ट उतार दिए जाते हैं जो सियासी जो मामलात के अंदर इन रहना चाहते हैं और कोई मनसब हासिल करना चाहते हैं। आपने बड़े क्लियर तरीके से सर कहा कि इस वक्त तकरीबन जो है वो 22% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है वो हुकूमत का एक्सपेंडिचर है। ऐसा ही है सर। इसी तरीके से 67% आपने कहा कि जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है वो सारे इदारों के अंदर है। जिस तरह अभी आपने बात की कि कंपेटिटिव प्राइस जब तक नहीं देंगे मार्केट को, मार्केट के हाल पर नहीं छोड़ोगे, इस तरीके से आपका डीसी आएगा, आपके बाकी मामला आएंगे, फिर वही रेट तय करेंगे और फिर कार्टन्स भी बनेंगे। इस पर सर फरमाइए, आसान तरीके से फरमाइए। और एक और चीज मैं बता दूं कि जो इसके सेकंड पॉइंट पर मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये नहीं पूछता कि एक ये है कि गवर्नमेंट अपने फुटप्रिंट के ऊपर ये कहती है कि जो नई इंडस्ट्री और इंटरप्राइज इसलिए नहीं लग सकते सर क्योंकि हर जगह तो ये बैठे हैं। इसको लफ्ज बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी थ्रू आर्बिट्रेटरी चार्जेस। ये आर्बिट्रेटरी चार्जेस क्या है सर? ये कौन है? ये एसआरओ लगाने वाले, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स ये पास करने वाले कौन होते हैं? जब 80% का फुटप्रिंट हो जाएगा तो इंटरप्राइज या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां करने, क्या काम करने आएगी? फरमाइएगा। देखिए जी, हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है कि हर हर चीज जो भी काम करना हो, आपको एफिडेविट चाहिए, आपको जनाब अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, आपको पता नहीं क्या क्या कुछ चाहिए। इतनी मोटी फाइल हो जाती है आपका कोई काम करने पे, छोटी सी काम करना इतनी मोटी फाइल हो जाती है।
और सारा दिन आप दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, फाइल इकट्ठी करते हैं। हमने उसका हिसाब लगाया है कि हर एरिया में इतनी फाइलें इकट्ठी करते हैं, इतनी मोटी फाइलें। आजकल डिजिटल जमाने में आप और मैं जूम पे बात कर रहे हैं, ये डिजिटल फाइलें इकट्ठी करना, जो टाइम आपका जाया होता है और जो आपके पर थानेदारी होती है ब्यूरोक्रेट्स की, वो अपने आप को खुदा समझते हैं, वो आपको मुंह मांगी कीमत अदा करने को कहते हैं और आपको देनी पड़ती है काम कराने के लिए। उसका जो नुकसान है वो तकरीबन 80-90% ऑफ जीडीपी, और अभी हमने पूरा हिसाब नहीं लगाया, उसका नुकसान होगा मल्टीपल टाइम्स ऑफ जीडीपी। इंडिया ने ये डीरेगुलेट कर दिया था 1991 में, हमने आज तक नहीं किया। हमारा अभी तक लाइसेंस राज है कि ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते हैं आप क्या ना करें क्या ना करें। दूसरी चीज, जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, आप किसी बिजनेस से जाके पूछें, वो कहते हैं हर हफ्ते हमारे पास 10 बंदे आते हैं भत्ता लेने के लिए। तो वो जो 10 बंदे आते हैं कहते हैं उनके साथ डील कर करके हम पाते हैं। तीसरी चीज जो है कि फिर उनको नोटिस आ जाते हैं, फिर वो दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। देखिए, बिल गेट, स्टीव जॉब ने कभी वॉशिंगटन का चक्कर नहीं लगाया, उनको कोई जाने की जरूरत ही कभी नहीं पड़ी, क्योंकि वो कहते हैं भाई हम अपना काम करें, हमें जाने की जरूरत कोई नहीं। यहाँ रोज लोग इस्लामाबाद रहते हैं, एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि फुट टू द गवर्नमेंट जो है, हर मार्केट में तो हुकूमत बैठी हुई है। अगर हुकूमत बैठी हुई है वीट में, वीट की प्राइस फिक्स कर रही है, कंस्ट्रक्शन की प्राइस फिक्स कर रही है, शुगर की प्राइस फिक्स कर रही है, फर्टिलाइजर की प्राइस फिक्स कर रही है, गाड़ियों को प्रोटेक्शन दी हुई है, तो हर जगह तो हुकूमत बैठी हुई है। मार्केट का काम होता है जहां आप और मैं आपस में बैठ के समझौता करके काम करें। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान अभी वी हैव टू मेक अप अ माइंड। आई थिंक वी आर द लास्ट सोवियत यूनियन लेफ्ट। हमारे पास ना सोशलिज्म है ना कैपिटलिज्म है, हमारे पास डीसी राज है। अब डीसी राज में इट्स द वर्स्ट, ना सोशलिज्म ना कैपिटलिज्म। डीसी राज में हम क्या करेंगे? डीसी राज में कोई ना इन्वेस्ट कर सकता है, ना पैसे कमा सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो नदीम उल हक साहब, ये बताइए कि ये इस सूरत हाल में, ये जो आपने तीन पार्टीज के मंशूर को एनालाइज किया है, किसी पार्टी के पास आपने बताया कि रिफॉर्म्स और पॉलिसी से ये एतराज करते हैं, तो क्या हैसियत है इस किस्म के मंशूर की? आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, तो लोग क्या देख के, व्हाट डू यू सी कि किसी पार्टी के पास प्रोग्राम नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस बिजनेस? देखिए जी, हमारा जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं दूर दूर से नहीं है। हमारा सिस्टम एक पेट्रनेज सिस्टम है। हम सब वोट देते हैं इसलिए कि हमारा कोई उधर बैठा हो बंदा, कोई पेट्रन बैठा हो, कोई मतलब डीसी बैठा हो, कोई सरदार बैठा हो, कोई एमएनए बैठा हो, उससे हमारा बचबचा होता है। हमारा जो थाना कुचहरी एनओसी, जो सारा दिन हम फिरते रहते हैं बाबुओं के पीछे, वहां वो काम हमारा, कोई फोन कॉल करेगा तो होगा। अगर कोई फोन कॉल नहीं करता तो हम मारे गए। थाने भी चले गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि आपका कोई ऊपर गार्डियन है। तो हमारे इस सिस्टम में लोग वोट देते हैं पेट्रनेज के लिए। लोग वोट इसलिए नहीं देते कि उनका कोई काम करेगा, वो भी लोग भी समझदार है। उनको पता है मेरा काम शाम किसी ने नहीं करना। उनको पता है कि जी पेट्रनेज के लिए मुझे किसी का साया चाहिए जिंदा रहने के लिए। जैसे कि पुराने जमाने में, मेडिवल जमाने में, आपको एक ड्यूक के नीचे रहना पड़ता था। ड्यूक आपको प्रोटेक्शन देता था, आपको सब कुछ देता था। यही हमारा निजाम है। हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह लोग चाहिए, बिलावल वगैरह, बिकॉज ये हमारे ड्यूक्स है। हमारी एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें भी चाहिए। ओवरवेलमिंग क्वेश्चन ये है सर कि हाउ लॉन्ग दिस सिस्टम कैन सस्टेन इटसेल्फ? ये अपने बोझ के नीचे नहीं दब जाएगा? अब यहाँ तो मेरे पास जो फिगर्स हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत आपको तफसील से दे दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 600 बिलियन है, पेंशन के 800 बिलियन से ज्यादा हैं। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के भी डॉक्टर साहब ने बताया कि 2.5 ट्रिलियन है उनका डेफिसिट है। फिर नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो दैट मस्ट बी अ 1 ट्रिलियन प्लस अमाउंट। फिर सर्कुलर डेट है, फिर फॉरेन डेट रीपेमेंट है 77 बिलियन की, डॉक्टर साहब ने बताया अगले 2 साल में ये पैसे पे करने हैं। ट्रेड डेफिसिट है, ऑयल बिल है 6.5 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली। रेमिटेंसेस जो है वो 6% डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो मंशूर आपने एनालाइज करके हमें दिखाए हैं, वेयर इज द प्लान टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? और ये सिस्टम कैसे सस्टेन करेगा खुद को, ये डीसी सिस्टम? देखिए, हमारा हमारा सिस्टम चलता रहेगा। देखिए, हमारा सिस्टम चलता रहेगा जैसे 5000 साल से चला है। हम कोई आज तो नहीं पैदा हुए। पाकिस्तान चाहे बना हुआ 1947 में, हम तो 5000 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और हम 5000 साल से दबते ही जा रहे हैं।
तो जो कौमें दबने को तैयार होती है वो दबी जाती है। जो जिंदा दिल कौमें होती है वो बाहर निकल आती हैं, कुछ ना कुछ डिमांड करती हैं, तो लोग उनको कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे कई दफा ब्रिटानिया अमेरिका में हर जगह हुआ है, लोग कहते हैं कि भाई हमें चेंज दो, तो वो चेंज देते हैं। हमारी कौम चेंज मांगती नहीं, हमारी कौम कहती है कि मुझे एक पेट्रन दे दो, मुझे एक बंदा दे दो जो मेरा बानी हो, मेरा वाली वारिस हो। या फिर हमारी कौम वो करती है, टूने टोटके करती है, तावीजें करती है, हम दम भी बड़ा कराते हैं। तो हमें उन चीजों का शौक है, हमें तरक्की और प्रोग्रेस का शौक नहीं है। सॉरी टू से, मैं तो अब इस नतीजे पहुंचा हूँ। बिल्कुल सही। हमारे लोग रिफॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे लोग चाहते नहीं है कि चेंज आए। तो ये सिस्टम बहुत देर चलता रहेगा। मैं बड़ी अच्छा देर सर, से मैं कहता था कि शायद सिस्टम आपके नहीं चल। सामने मैं फिर अर्ज करता हूँ, वन बाय वन मंशूर भी चलता हूँ, लेकिन आप ही की रिपोर्ट से पहले, क्योंकि मैं आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बड़ी जुर्रत के साथ ये जो है वो पूरी रिपोर्ट्स पेश की हैं। सर, आपने एक और चीज की कि जो प्राइवेटाइजेशन है, इसमें तकरीबन 76 साल से हम बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। हमारा जो है सर इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो करंटली स्टैंड एट 15.4 ऑफ द जीडीपी, विच इज अबाउट हाफ ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो कंप्लीटली आप ये फरमाते हैं कि हार्डली एनी जीरो, तकरीबन हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो इसके ऊपर सर ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनकी मेजर रिप्रेजेंटेशन 10% ऑफ द जीडीपी भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरे मंशूर में भी ये चीज का जिक्र नहीं है कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ी दूर की बात है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ही नहीं है। इसकी रीजन क्या स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं या गवर्नमेंट के फुटप्रिंट्स हैं? देखिए जी, दो रीजन है बहुत बड़ी। एक तो आप सर। मुझे बताइए, इस सोसाइटी में जहाँ के अनसर्टनिटी इतनी है, जहाँ आपको पता नहीं कि कल क्या होगा, कल टैक्स कुछ हो जाता है, परसों कुछ हो जाता है, कल गवर्नमेंट की रेगुलेशन कुछ आ जाती है, तो सडनली वो कह देंगे कि अब इम्पोर्ट नहीं हो सकती, सडनली वो कह देंगे अब तेल नहीं मिल रहा। उसमें क्या होगा, जहां आपको पता हो कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं रडरलेस है, उसको समझ ही नहीं आती क्या करना है, तो फिर लोग घबरा जाते हैं। नंबर दो, जहां आपको पता हो कि भाई आपको परमिशन को लेके, हमने पाकिस्तान को हम कहते हैं परमिशनिस्तान, परमिशन ले लेके आप सारी जिंदगी काट देंगे और फिर उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। नंबर तीन, हमारी बिजनेसेस बहुत छोटी है, बेचारी ग्रो ही नहीं कर सक रही, उनको ग्रो करने ही नहीं दिया एग्जैक्टली। गया कभी। जब वो बिजनेस ग्रो करती है, ठा करके ऑफिशियल कोई ना कोई उसको मार देता बता। फिर ये है कि ये जो एसआरओ वगैरह लगाए हुए हैं आपने, मैं compete कर रहा हूँ, सडनली मेरे कंपेटिटर को आपने एसआरओ दे दिया, तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया ना। फिर सडनली एग्जैक्टली। मुझे मेरे ऊपर टैक्स नोटिस लगा दिया, फिर मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। तो अनलेस वी हैव अ स्टेबल गवर्नेंस सिस्टम, तो हम क्या करेंगे तरक्की? हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट हियर? अच्छा तो सर, आई रिवर्स थिंक का तो क्वाइट तरीका नहीं फ्रेंकली है। जो हम आप ही बात के करते हैं, जुमले में हमें आपके बहुत सामने बड़ा। आप ही के जुमले में आपके सामने रख देता हूं, ताकि ये वाला सब्जेक्ट मुकम्मल हो, फिर मैं मज़ाहिया मंशूर की तरफ आऊंगा। और फिर लोगों को पता चलना चाहिए कि इसके अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ही मौजूद नहीं है, ताकि फिर आप लोगों को बता सकें। सर, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताया कि जो जीडीपी के अंदर 1980 से लेकर 2020 तक कोई एक मेजर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट नहीं हुई। और आपने फरमाया है कि सर इंक्रीजिंग स्पेस फॉर द स्पेसर फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू रिड्यूसिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमी, जो अभी आपने सोल्यूशन दिया। अच्छा सर, आगे मैं चलता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। अगर मैं आपके साथ सारा का सारा मंशूर बयान करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, छोटी छोटी बातें करूंगा तो इसमें ये लिखा हुआ है सर, यानी इसमें मेजर कोई बात नहीं की। और आप मुझे ये बताइए कि सर पीपल्स पार्टी जो है सर स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को खत्म करने का रिस्क ले सकती है? पहली बात। देखिए जी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। स्टेट एंटरप्राइज ओन्ड एंटरप्राइजेस मर चुके हैं, और याद रखिए उनका मकसद एक ही है कि हम पॉलिटिकल भर्ती की जाए और लोगों को वजीफे दिए जाए। तो वजीफे सेपरेट कर ले, उनको खत्म कर दे, लोगों को पैसे देते रहे, और उनका पर्पस लेकिन कोई नहीं सर है। उन्होंने कहा है कि 5 साल में तनख्वाहों को दुगना किया जाएगा, गरीब तबके के लिए 300 यूनिट सोलर एनर्जी का इंतजाम किया जाएगा। सोलर अभी बन नहीं रही, इंतजाम किया जाएगा। गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिले में कम कीमत पर बिजली पहुंचाई जाएगी, पूरे पाकिस्तान में सेहत का मुफ्त निजाम होगा, सारा का सारा जो है वो फ्री बीज का सिस्टम होगा, और किसान कार्ड जारी किए जाएंगे, गरीब आवाम को बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड दिया जाएगा, और किसी किस्म की जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की कोई बात नहीं है। सर, ये है पीपल्स पार्टी का मंशूर आपके सामने। और एक साथ और बात की कि आसिफ अली जरदारी ने जो वादा किया, बलूचिस्तान में सुई गैस पाइपलाइन बिछाएंगे और मुकामी अफराद को रोजगार भी दिया जाएगा। ये सर ये सारे जो वेलफेयर के प्रोग्राम्स तो दिखा दिए,
और 1980 से लेकर अब तक गैस पाइपलाइन जो है उन्होंने कहा हमने बना के रख दी, आप आगे नहीं ले जा सके। सर इस मंशूर पर आपका थोड़ा सा रिव्यू, फिर मैं आगे चलता हूँ। अफसोस की बात है जी कि ये बहुत ही, मतलब लोगों को प्रोमिस करना, मैं भी अपने बच्चों को कह सकता हूँ तो मैं बिलियनर बना दूंगा, तो माशाल्लाह रोल्स रॉयस ले दूंगा, तो ये बातें मेरा ख्याल है नहीं करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर दो, गैस देखें, गैस तो हमारे पास खत्म हो गई है। अब गैस की सर पाइपलाइन बिछाना जरा मेरा ख्याल सोचना, गैस खत्म हो गई है, गैस का निज़ाम में चेंज करना पड़ेगा, गैस का घर वाला निज़ाम में खत्म करना पड़ेगा, प्रोपेन पे या एलपीजी वगैरह पे आना पड़ेगा। वी कांट पाइप गैस इनटू पीपल्स हाउसेस, दैट इज अ मिस्टेक। उस मिस्टेक को ठीक करना पड़ेगा। हमारे कभी मिस्टेक्स माननी भी चाहिए। अच्छा, 12 किस्म की सर अल्टरनेटिव एनर्जीज रिसोर्सेज हैं, आपको बहुत ज्यादा पता है, इस वजह से मैं आपके सामने जो है वो सूरज को चिराग नहीं दिखाने लगा। आप मुझे ये बताइए सर, सबसे जो कम बिजली है वो हाइड्रो पे बन रही है, यानी 6.79 के हिसाब से। तो मुझे ये बताइए सर, थर कोल की हमने टाइम जाया कर दिया ना, कोल से पावर प्रोजेक्ट शुरू किया, और ऊपर से हमने वेस्ट के जो फैंसी सा लफ्ज है उठा लिया, ग्रीन पावर। सो वी, इफ वी आर नॉट डार्क देन हाउ कैन वी ग्रीन? तो मुझे ये बताइए कि सर पाकिस्तान को हाइड्रो के अलावा किन दो चीजों की तरफ जाना चाहिए? बाकी तो सारा बेगास ये तो बहुत महंगी बिजली बन रही है सर, पर यूनिट तकरीबन कोई 34 पे पड़ रही है कोई, और जो पिछले दिनों दिए वो 54.7 पर देते रहे। और नए प्रोजेक्ट ये इसलिए लगाना चाहते हैं उसमें नए खांचे हों। तो सर हाइड्रो से क्या तकलीफ है सर? ये हाइड्रो से अगर पावर बन सकती है और ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर हो सकती है, इस पर इन्होंने मंशूर में कोई बात नहीं की, फरमाइएगा। आई थिंक बिजली का प्रॉब्लम इतना सप्लाई नहीं है जितना डिमांड है। आई एग्जैक्टली। थिंक हम सारा वक्त सप्लाई बढ़ाते रहते हैं, हम डिमांड पे कोई गौर नहीं करते। हम जितनी हम्म। बिजली जाया करते हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते। हमारी सारी अप्लायंसेस इतनी एनर्जी वेस्टिंग है। हमारे घर, हम बिजली जो बनाते हैं एयर कंडीशनिंग की बनाते हैं, क्योंकि आप देखिए हमारी विंटर में डिमांड बहुत कम होती है, समर में बढ़ जाती है। समर में क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज हम घर एयर कंडीशन करना चाहते हैं। माना ठीक है, गर्म मुल्क में रहते हैं, पर मुझे बताइए जो घर जो हम एयर कंडीशन करते हैं, वो घर हम बनाते किस तरह? ना इंसुलेशन है ना कुछ। 2 स्टोरी के घर हमारी इजाजत है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं फ्लैट्स में ना जाओ, 2 स्टोरी के घर में रहो। 2 स्टोरी के घर फैलाव पड़ गया है पूरा कराची से लाहौर तक, इस्लामाबाद तक, अब एक ही सिटी बन रही है। देखिए जी, स्टेट बैंक का अपना रोल है, एंड आई थिंक डार साहब यस जरा एक्सीड कर जाते हैं अपने आप को। ही इज मोर ऑफ अ कंट्रोल इकोनॉमिस्ट देन आई लाइक टू बी। यस, बहुत कंट्रोलिंग है। देखिए, हमें एक हर चीज का बैलेंस चाहिए। हम सर अनबैलेंस्ड लोग हैं। हमें बैलेंस बनाना है कि हमारे इदारे चाहिए किस लिए हमें, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, मार्केट क्या करना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर खुदा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट मुलाजिम है, जस्ट लाइक कोई भी, जस्ट लाइक प्रोफेसर मुलाजिम है, जस्ट लाइक चपरासी मुलाजिम है। उसको सर अपना काम करना चाहिए, उसका काम है। तो बजट मैनेज वो कर ले। रहा पीएमएलएन का मशहूर, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा, और वो जी, मर्जी मंशूर की आया बात है भी नहीं। उनकी, बिल्कुल मुझे उन्होंने सर पता दिलासा दिया है कि बिजनेसमैन को ये कहा है कि आप पैसा जहां मर्जी चलाएं, कोई फिक्र की बात नहीं है, और जहां मर्जी लेकर जाएं, कोई फिक्र की बात नहीं है। इस तरह इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। तसल्ली दी है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें, आपको नैब में नहीं भेजा जाएगा, आप राज्य के लुट मचाएं। अच्छा सर, आगे चलते हैं सर, एक तो मैं क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में पूछूंगा। है। जी ये बात उन्होंने अगर बहुत अच्छी बात की है। हमें पूछगिछ का टाइम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ठीक जिन सर। मुल्कों ने तरक्की, उन्होंने तरक्की की है इन्वेस्टमेंट के जरिए। पूछगिछ का टाइम सर आता है जब आप राज्य, अभी हम राज्य नहीं हुए, भूखे हम पूछगिछ कर रहे हैं, तो बड़े बेवकूफ। अच्छा, ये यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना चाहता हूँ सर। अभी तक पीटीआई ने भी कोई मंशूर नहीं पेश किया, और वहां के जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं और सूडो इकोनॉमिस्ट हैं और रऊफ हसन साहब जो हैं, वो बड़ी मोटी मोटी बातें कर रहे हैं कि बड़ा प्लान दिया। सर 3 साल के अरसे के अंदर आपको कुछ समझ में आया, या मेरे से तो बेहतर ही अकल आपके पास है, आपको कोई अंदाजा हुआ कि सर ये जो इतना डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करने की कोशिश की थी, 50,000 के ऊपर 600 रुपया लगा दिया था, ये इतना स्क्वीज करके तरीकाकार, ये बिजनेसमैन के लिए अजाब नहीं है? और किसी भी दुनिया के अंदर बिजनेस ग्रो करने के लिए एक मसला, सबसे बड़े मसाइल क्रिएट नहीं किए सर उन्होंने? देखिए जी, किसी हर हुकूमत ने एक ही काम किया। हर सर हुकूमत जब आती है तो, जब पीटीआई के बंदे ने भी कहा था, बड़े फेमस आदमी ने, कि खान साहब को ब्यूरोक्रेट मिल गया। हर हुकूमत तो ब्यूरोक्रेट चलाती है। ये तो ऊपर एग्जैक्टली। ऊपर से बात करते हैं। नवाज फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स आपके सामने हैं। खान साहब के फेवरेट ब्यूरोक्रेट अफसर खान थे और लोग थे। तो हर हुकूमत में ब्यूरोक्रेट चलाते हैं।
ये ऊपर से बातें होती है और हर हुकूमत दम आ जाती है इस चीज पे कि जी प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है जब बाहर जाके भीख मांगना। तो प्राइम मिनिस्टर तो भीख मांगता है। नंबर 2, आईएमएफ का प्रोग्राम आ गया, आईएमएफ का प्रोग्राम मैनेज करना है। नंबर 3, इधर उधर से पैसे मांगने हैं। जो सेंट्रल लफ्ज है जो हम बार बार कहते हैं, रिफॉर्म का लफ्ज कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं किया। रिफॉर्म क्या है? रिफॉर्म ये है कि अब वो तक कॉलोनियल निजाम बैठा हुआ है, तो प्रोडक्शन काम के को ऊपर कौन भी तोड़ेगा? जी अच्छा तो सर, यहाँ से जी अब मैं देखिए आपके सामने प्रोडक्शन। यानी आखिरी दो चीजें जो है वो मैं आखिर पे रख लेता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे आपको चाहिए। एक तो मैं डॉलर बॉन्ड के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद जो है वो डेट जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग तो हमारी हो नहीं सकेगी, कैसे होगी वो मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन जमात इस्लामी का सर एक पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। उन्होंने, जमात इस्लामी ने कहा है सर कि जो तकरीबन सूदी निजाम का, सूदी मईशत का खात्मा किया जाएगा, नजायज मुनाफाखोर माफिया और कार्टल्स का खात्मा करके अशियाए खुर्द दोनों अशियाए जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाएगा। नो ब्लूप्रिंट, किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं दिया। टैक्सों का मुनसिफाना फार्मूला बनाया जाएगा। इनडायरेक्ट बिलावास्ता, डायरेक्ट बिलावास्ता जनरल सेल्स टैक्स को 5% कम किया जाएगा, यानी धक्के से। अंदरून और बैरून मुल्क तरसीलात ज़र जो है उस पर बैंक फीस कम कर दी जाएगी। कैसे सर कोई बैंक मानेगा? अच्छा, कुल मिलाकर सर गैर तरक्याती अखराजात 30% में कमी कर दी जाएगी। और किस इसके तरह ऊपर से भी करेंगे? स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पर उन्होंने ये कहा है कि हम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को मुनाफा बख्श करेंगे। मुझे ये बताइए सर, सारी जमात इस्लामी तो इन्हीं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पे बैठी हुई है, उन्हीं के लोग सारे के सारे अंदर घुसे हुए हैं। वो मुनाफा बख्श कैसे करेंगे अगर ये इसके खिलाफ है कि उसे प्राइवेटाइज किया जाए या लोगों के साथ इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाया जाए? तो ये सर, ये जमात इस्लामी क्या करना चाहिए इस मज़ाहिया किस्म के मंशूर के बारे में आप क्या फरमाएंगे सर? अनफॉर्चुनेटली जो आपने कह दिया टर्म वही है कि मजाहिया है, क्या करें। देखिए जी, मंशूर वो होता है जो फीजिबल हो, जो समझ आए कि क्या हो रहा है। अगर आपने कोई मुझे कहना है कि मैंने गाड़ी बना के देनी, तो मुझे प्लान दिखाएं जो नजर आता हो। अगर आप कहें मैं फरारी बना दूंगा, मुझे आती नहीं गाड़ी बनानी, कुछ भी नहीं, तो फिर क्या फरारी बनाएंगे आप? तो ये मजाहिया ही है, और क्या जी। अच्छा, अब आखिरी आखिरी बात सर करते हैं। अब वो एक सर पीटीआई से जो अलहदा होने वाले जहांगीर तरीन साहब हैं, एक अलीम खान साहब है। इन दोनों एटीएम्स ने सर बड़ी मजेदार बातें की हैं। इन्होंने कहा इस्लामी माशरे का क्याम और मदारिस को कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। मजदूरों की कम अज कम तनख्वाह 50,000 रुपए की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की आधी कीमतों पर फराहमी का मंसूबा तैयार। सर ये आधी कीमत कैसे देंगे सर? ये समझाएं अच्छा, सर, हमें भी समझाएं कैसे अरे करें। 12 सर, मैं सिर्फ सर 2 मिनट चाहूंगा। 12.5 एकड़ जमीन तक के काश्तकारों को ट्यूबवेलों की बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। सर ये पता पल्ले से देंगे? अच्छा, एयर कंडीशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बुजुर्ग शहरी खवातीन स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात देंगे। पुलिस, अदलिया और टैक्स के निजाम में इस्लाहात लाएंगे। कहां से लाएंगे सर? ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा। पाकिस्तान में इनकी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सर किस तरह? यूथ और खवातीन के लिए आसान शराइत में बिला सूद कर्जों की सर ये बिला सूद क्या होता है सर? ये इंटरेस्ट कौन सा बैंक छोड़ेगा? अच्छा, टेक्सटाइल मराकज के कयाम अमल में लाया जाएगा। सर टेक्सटाइल ने कहा था हमें सिर्फ कंपेटिटिव रेट्स दे दो, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम सब्सिडी नहीं मांगते, हमें कंपेटिटिव प्राइस दो। अच्छा सर, लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग दिया जाएगा और आम शोबों में इस्लाहात लाई जाएंगी। वो कौन सी इस्लाहात है, इसका ब्लूप्रिंट नहीं पेश किया सर। आप मुझे ये बताएं। और परवेज खट्टक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी इसमें शामिल हो गई है, क्योंकि आपने जो पेश किया था ये सारा का सारा फ्रेमवर्क, उसमें 3 मेजर पार्टीज ली थी। अब प्रॉब्लम ये हो गया सर, 17 सीट्स एडजस्टमेंट तय हो गई हैं जहांगीर तरीन के साथ। यानी फेडरल में 17 उनको दी जाएंगी और 47 सूबाई दी जाएंगी। तो ये सारा का सारा जो है ये क्लब बन गया है बिजनेस का मैन का, फ्यूडल्स का, बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन का जिन्होंने लूटमार की है, और वो बड़े सियासतदानों का। अब ये क्लब सर, ये जो इकट्ठा बैठ के बनाएगा, ये क्या रिफॉर्म्स लाएगा? इसके बाद मैं अगली बात करता हूं। कोई रिफॉर्म नहीं लाने का इनका शौक, ना इनका कोई इरादा है। ये सिर्फ इक्तदार की जंग है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, डेमोक्रेसी बनाई है, इस पे हमने बहुत लिखा हुआ है कि जी ये सर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इक्तदार की जंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो एक गोरे ब्यूरोक्रेट ने 1935 में बनाई थी। हमने कॉपी कर ली, हमने इस पे कोई सोचा नहीं। भुट्टो साहब ने कोई सोचा नहीं। भुट्टो साहब ने बनाई थी बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द फिरौन, व्हिच ही डिड। उन्होंने सारी केपीके और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को जेल में डाल दिया। ही बिकेम अ फिरौन। हमारे Exactly. हर जो लीडर होता है उसका शौक होता है फिरौन बनने का। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज आवर अनडूइंग। क्या करें? वी आर नॉट अ पीपल हु कैन कोऑपरेट, कोलैबोरेट, थिंक
आउट ऑफ द बॉक्स, वी कांट डू इट। तो हम इधर ही फंस रहेंगे, ये आएंगे, ये माशाल्लाह जो भी आएगा वो सरकारी महलों पे काबू करेगा, सरकारी गाड़ियों पे काबू करेगा, उसके चमचे गाड़ियों पे काबू करेंगे, अय्याशी करेंगे। ये हमारी सियासत है, और तो कुछ नहीं हमारे पास। अच्छा सर, सारी बातें तो छोड़ दें, एक ही बात मुझे मजाइया समझ में नहीं आई कि मोटरसाइकिल को जो है ये आधा पेट्रोल देंगे, ये आधी मुझे कीमत जरूर जो पेट्रोल समझना है देंगे, सर। ये तो एक आदमी तीन मोटर बाइक भेज के अपनी गाड़ी का पेट्रोल उसमें से ले लेगा, तो फायदा फिर अमीर को होगा। ये किस तरह की मजा, ये कैसे सोचते हैं सर? इनके पास इकोनॉमिस्ट कौन से वाले हैं? ये बार बार वही गलती करते हैं, यही गलती शौकत तरीन कर बैठा है आखिरी दिनों। इमरान की आखिरी दिनों में शौकत तरीन ने यही चीज चलाई थी। और मुझे याद है एक मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था, मैंने कहा था ये मत करो, बट खैर कर दी उन्होंने। और फिर देखें उसका अंजाम क्या हुआ। तो ये बार बार वही गलती करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ आइडियाज। हमें सिर्फ वही पुरानी बातें आती हैं, मेट्रो बना दो, बस चला दो, गाड़ी चला दो, ऑल दीज थिंग्स आर आउटडेटेड। और सर हम उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं, और अच्छा इसमें सर, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करें, कोई नए आइडियाज डेट हैं मैं डॉक्टर तो। आपके आखिरी सामने सवाल, अर्ज करता हूँ, आखिरी हाँ सवाल। और ना फरमाइएगा सर। इसमें सर मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान का सर टोटल डेट इस वक्त तकरीबन 233 बिलियन है, एक्सटर्नल पब्लिक डेट 86.6 बिलियन, डेट सर्विसिंग जो है सर वो राइज कर चुकी है 25 बिलियन पे। पाकिस्तान की जो रिसर्विसिंग 28% पे चलेगी, और पाकिस्तान नीड्स टू पे, यानी इनको पे करना है 77.5 बिलियन टिल 2026। मुझे सर ये बताइए कि डेट को रोल ओवर करा रहे हैं इन्होंने, अभी दो बिलियन डॉलर वहां से सऊदी से करवाया है, फिर यूएई को दरखास्त करेंगे, और हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर उन्होंने डेट ले लिया है। मुझे ये बताएं कि सर ये हुकूमत चलाएंगे कैसे? और एक सवाल बार बार करते हैं कि कमोडिटी प्राइस जो है, जो इन्फ्लेशन इफेक्ट आ रहा है अवाम के ऊपर, कभी इनको सस्ती चीजें मिलेगी? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। नहीं मिलेंगी जी, नहीं मिलेंगी। जो रास्ता नजर आ रहा है, आई होप इट डजंट हैपन। वी आर गोइंग द वे ऑफ अर्जेंटीना, वी आर स्लिपिंग, और वी आर गोइंग द वे ऑफ अर्जेंटीना। मुझे बहुत डर लगता है, पर खैर क्या करें। मैं मशीन कोई नहीं कर रहा, बट मुझे ये लगता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। बट दूसरी चीज ये देखिए जी, हम वही पुरानी पुरानी बातें करते हैं, डेट रीस्केड्यूलिंग जो बात करते हैं, हम जाके सऊदी अरेबिया उधर से थोड़े बहुत लोन्स ले लेते हैं। बट इन द मेजर पार्ट ऑफ योर डेट जो है, वो तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह और एडीबी वगैरह को, वो कभी रिस्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। उसके बाद एग्जैक्टली। अगर आप चले जाएं, आप जो बॉन्ड्स हैं वो भी कभी रिस्ट्रक्चर हो नहीं सकते। आपका एग्जैक्टली। बहुत थोड़ा सा पेरिस क्लब का डेट है जो पहले रिस्ट्रक्चर हो चुका है, दोबारा तो रिस्ट्रक्चर नहीं होगा। उसका थोड़ा सा कंपाउंड है जो शायद थोड़ा सा हो सके। उसके अलावा आपका चीन का डेट है, चीन का डेट पेरिस क्लब का पार्ट नहीं है। आपको जाके उनसे भीख मांगनी है, कर दें वो शायद कर दें, शायद ना करें। बट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लानिंग। वो 1 2 3 साल तो ले लेगा। तो एक सर दो तीन सॉरी साल टू आपको यूज चने दैट स्लैंग चपाने। वर्ड, सॉरी टू यूज दैट स्लैंग वर्ड, यानी सर सवाए तरले के हमारे पास कुछ नहीं। कुछ नहीं, वी आर अ बेगर अच्छा नेशन, हम बेग ही सर, करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सर, एक सवाल, क्योंकि मैंने इससे आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, मैं इस पे लंबा चलाऊंगा, लेकिन अभी मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपसे पूछ रहा हूँ सर, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी रिक्वेस्ट करूंगा। सर पाकिस्तान जो है वो 2023 में 93% के ऊपर गया, वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग अमंग्स द इमर्जिंग मार्केट। आपका डॉलर बॉन्ड सर थर्ड वर्ल्ड, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से सबसे ज्यादा गया है, सबसे ज्यादा बेचा गया है ये डॉलर बॉन्ड। सर ये डॉलर बॉन्ड की करेंसी वाला रिस्क कौन से अक्लमंद हुकूमत लिया करती है, फरमाइएगा सर। इस पे तो जी बहुत पुराने पेपर्स हैं, इकोनॉमिस्ट ने लिखे हुए हैं, 1960 70 80 90 2000 हजार जगह लिखे हुए हैं कि आप खुदारा डॉलर में उधार मत ले। ये तो बहुत पुरानी, ओरिजिनल सिंक कहते हैं इसको, बहुत गलत बात कहते हैं। हमारे लोगों को शौक है ये काम करने का, डॉलर में लोन लेना नहीं चाहिए। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग बॉन्ड है, ये गलत बात है। वो इस तरह है कि आप डिफॉल्ट के इतने करीब चले गए थे, जब डिफॉल्ट के करीब चले जाते हैं आपका बॉन्ड जंक बॉन्ड बन जाता है, यानी कि टॉयलेट पेपर बन जाता है। टॉयलेट राइट। पेपर से ऊपर पे वैल्यू आ जाए तो नहीं होती। तो इसको कहना बेस्ट परफॉर्मिंग बॉन्ड, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये आपकी, बल्कि इट्स अ सोर्स ऑफ शेम। आपको शर्म आनी चाहिए कि इतनी लोग की हिम्मत चली गई थी। मसला ये है कि हमें शर्म आती ही नहीं किसी बात से। हम तो अच्छा बेगैरत लोग हैं, हमें क्या करें। एग्जैक्टली, लास्ट वेरी ट्रू जब वेरी क्वेश्चन ट्रू। शर्म आती है वेरी तो लास्ट क्वेश्चन सर, वेरी वेरी डॉक्टर, लास्ट, वेरी लास्ट डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाजत से वेरी लास्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर नदीम उल हक साहब। आपका एक तो बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, और इतनी क्लैरिटी के साथ रिसर्च पेपर, वाहिद ये इदारा है
जो कि सारे सियासी जमातों को दे रहा है, लेकिन आज तक सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी सियासी जमात जो है वो टेक्निकल तौर पर पाइड्स के इंस्टीट्यूट में आकर अपने मंशूर पर काम करवाने आई आज तक? नहीं जी, नेवर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, सिर्फ अगर एक पॉइंट पे काम करना हो, कोई एक हुकूमत, ये खैरात कर रहे हैं, ये फ्री बीज इकोनॉमी बना रहे हैं, बेसिकली तो ये केजरीवाल से कुछ इंप्रेस हो गए हैं कि वो जो इतने यूनिट फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तो मामला और है सर। अच्छा सर, सवाल ये है कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पे ना जमात इस्लामी आना चाहती है, ना पीपल्स पार्टी आना चाहती है, ना नून लीग आना चाहती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आना नहीं चाहती, और इस हुकूमती बोझ की यानी 2.6 ट्रिलियन के हुकूमती बोझ को खत्म नहीं करना चाहती। सर अगर ये इस पे नहीं आना चाहती तो आप मुझे बताएं, इसका कोई सोल्यूशन है मईशत को रास्ते पे लाने का? एक सोल्यूशन है जी, आप सर रेगुलेशन खत्म कर दें, राइट सर, लाइसेंस खत्म कर दें, राइट सर, आप लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं करने दें, और हम्म, जो भी कुछ वो करे कर ले, और देखें फिर क्या होता है। और दूसरी चीज, शहरों में आजादी दें कि वो फ्लैट्स बनाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएं। हम वाहिद मुल्क हैं जहां बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप 4 स्टोरी भी जा सकते, 5 स्टोरी भी जा सकते, आप बनाने दें, शॉपिंग मॉल बनाने दें। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दीज थिंग्स, उनको मीट करने दें, कंज्यूमर गुड्स बनाने दें, और फिर गाड़ियों का निज़ाम ख़त्म करें, गाड़ियों के निज़ाम को छोड़ दें, फर्टिलाइजर का निज़ाम, सब्सिडी को बिल्कुल ख़त्म कर दें, कंपेटिटिव मार्केट चलने दें, जो मरता है मरे, जो जो अमीर होता है होने दें, और रेगुलेशन बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये एक सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच एक्सीलेंट सर, डॉक्टर एक्सीलेंट, नदीम उल हक थैंक यू वेरी साहब। मच सर, मच ग्रेशियस, साहब मच आपके ग्रेशियस। थैंक ने बहुत यू, एलैबोरेट कर दिया थैंक सिचुएशन। यू जी, ऑल। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, आपने सुन लिया। आगे इलेक्शन के बाद ना किसी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम है, ना वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। गुड लक विद वोटिंग। खुदा हाफिज।